ठीक है, चलिए। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर महेश चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सेंटर ऑफ पावर का पार्ट 3 जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे रशिया, चाइना और इजराइल के बारे में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रशिया के बारे में। रशिया है क्या? रशिया, अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में सबसे पहले 1970 में एक रशियन रेवोल्यूशन हुई थी और उस रशियन रेवोल्यूशन के बाद ही रशिया क्या था, एक डेवलपमेंट कंट्री की तरफ आगे निकल गया था, क्योंकि इसने सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया। कम्युनिस्ट पार्टी आ चुकी थी और धीरे धीरे करके ये इतना डेवलप हो गया कि 1970 से निकल करके 1920 और देन 1922 तक आते आते ये यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर 15 देश शामिल हुए थे, जिसमें कि 14+1 का मतलब रशिया और 14 अन्य देश के अंदर शामिल हुए थे। यूएसएसआर अपने आप में, मतलब रशिया की बात करें तो एक दूसरी दुनिया के रूप में प्रेजेंट होता है। रशिया की कहें तो यूएसए के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल कंट्री है रशिया, यूएसएसआर। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेट हुआ था, इसके हम देख लेते हैं यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट कब आया था? 1991 में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेट आया था। और जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हुआ तो रशिया को यूएसएसआर का उत्तराधिकारी माना गया कि भाई जब यूएसएसआर नहीं रहा तो कौन रहा? रशिया रहा। और रशिया को ही क्या माना गया? यूएनओ में इसका उत्तराधिकारी माना गया और वीटो पावर जो है वो रशिया को ही दी गई। तो अगर हम बात करें P5 की, P5 बोले तो P5 क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में आपसे कि एक्सप्लेन अबाउट दी P5। P5 है यूएनओ के परमानेंट 5 मेंबर। तो परमानेंट 5 मेंबर कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और यूएसएसआर था। बट 1991 के डिसइंटीग्रेट के बाद अब वो परमानेंट मेंबर की पोजीशन किसको मिल गई है? वो रशिया को मिल गई है। रशिया जो है यूएनओ का परमानेंट मेंबर है, P5 का मेंबर है। रशिया की बात करें तो रशिया की जो जीडीपी है, यानी रशिया की जीडीपी वो वर्ल्ड में 11 यानी कि 11वें नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी है। रशिया के पास एक बहुत वास्ट एरिया यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल में नंबर 1 आता है रशिया। साथ ही इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में नंबर 1 है, मतलब बात सकते हैं बहुत ज्यादा इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, गैस वगैरह ज्यादा है, ग्लोबल वर्ल्ड में इसका बहुत बड़ा नाम है। साथ ही साथ डब्ल्यूटीओ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल रहता है रशिया का। रशिया को अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया के साथ में रशिया के रिलेशन कैसे हैं, तो ये समझ लीजिए रशिया और इंडिया के रिलेशन शुरू से ही बहुत अच्छे रहे और रशिया भारत के बहुत अच्छे दोस्तों में से एक है। वजह क्या थी? मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया ने तो नेम की नीति अपने, लेकिन पाकिस्तान जो भारत का दुश्मन है, पार्टीशन के बाद नया देश बन के उभर के आया, भारत का दुश्मन के रूप में, सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में आया, वो सीरियसली अमेरिका ग्रुप में शामिल हो गया था। तो इंडिया को जब भी जरूरत पड़ती थी, मदद पड़ती थी, हमेशा रशिया ने उसकी मदद की, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, साइंस के मामले में हो या वेपन्स के मामले में हो। इंडिया की बात करें तो इंडिया रशिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार भी माना जाता है, यानी कि दूसरे नंबर सबसे बड़ा खरीदार बात करें तो इंडिया ही है। और इंडिया में रशिया की मदद से बहुत सारे, जैसे हम जो बात करें साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में और इंडस्ट्री के मामले में रशिया जो है हमेशा इंडिया की मदद करता है। यहाँ तक कि जब भी कश्मीर का मामला यूएनओ में उठा है तो रशिया ने ही इंडिया की मदद की है। तो इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। रशिया पहले यूएसएसआर था, दोबारा समझ लीजिए, यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में तो रशिया को यूएसएसआर का उत्तराधिकारी माना गया। वीटो पावर यूएनओ की वो उसको मिली। P5 का मेंबर रशिया बनाया गया और 11वें नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी रशिया की ही है। रशिया के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, इसके पास मतलब रॉ मटेरियल ज्यादा है, टेक्नोलॉजी के मामले में रशिया है, वेपन्स के मामले में रशिया पावरफुल देश है। और सरफेस एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी रशिया है। आई होप आपको रशिया का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। चलिए अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, चाइना।
चाइना। चाइना की बात करें तो चाइना भारत का पड़ोसी देश भी है और चाइना में कम्युनिस्ट रिपब्लिक, एक तरीके से चाइना को कम्युनिस्ट रिपब्लिक कहते हैं। यहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था माओ त्से तुंग के रूप में। चाइना में जो हुआ था वो हुआ था माओ त्से तुंग, ठीक है ना, MAO होगा, सॉरी MAO, माओ त्से तुंग, स्पेलिंग देख लेते एक बार यार, TUNG, ठीक है। माओ त्से तुंग के लीडरशिप में क्या हुआ था, एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ चाइना में, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में। तो इस चाइना ने क्या करा कि कहीं ना कहीं अपना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर लिया और चाइना जो था सीधे सीधे बात करके इसने एडॉप्ट किया सोवियत मॉडल को। चाइना ने सोवियत मॉडल को क्या करा, एडॉप्ट कर लिया। किसको, सोवियत मॉडल को इसने एडॉप्ट कर लिया, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया, तो इसने कहीं ना कहीं अपने आप को सोवियत मॉडल में भी अडॉप्ट कर लिया। चाइना की बात करें तो चाइना हैज बीन द फास्टर इकोनॉमी आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर इसने जब इसने अपनी रिफॉर्म की थी इकोनॉमिक, अभी तो ये इसने क्या करा कि सोवियत मॉडल को एक्सेप्ट किया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आई, तो इसने कहीं भी मतलब कुल मिलाकर कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, अब जाहिर सी बात है चाइना क्या हो गया, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हो गया कि भाई हम कैपिटलिस्ट कंट्री जो है उनसे कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, अपने आप को लिमिटेड दायरे के अंदर बनाए रखेंगे। लेकिन जैसे ही चाइना ने अपनी इस आइडियोलॉजी को छोड़ा, कैपिटलिज्म के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, दोस्ती नहीं रखेंगे, कोई व्यापार नहीं करेंगे, तो उसके बाद ही क्या हुआ कि इसने इसकी इकोनॉमी में क्या हो गया, रिफॉर्म हुआ, सुधार हुए। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ चाइना की, अगर चाइना की क्या नाम है इसका, चाइना के पास जो स्ट्रेंथ मतलब उसकी जो ताकत है, तो ताकत के रूप में हम मान सकते हैं ग्रोइंग इकोनॉमी। यानी कि अगर ताकत की बात करें तो ये क्या है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाइना एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्ट्रेंथ की बात करें पावर में। दूसरा ह्यूज पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, यानी इसके पास जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर बात करें तो वास्ट लैंड ऑफ मास, वास्ट लैंड ऑफ मास यानी क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज्यादा, क्षेत्रफल के मामले में भी बड़ा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इसके पास, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। देन अगली बात करें तो रीजनल लोकेशन भी इसके पास बहुत बढ़िया है। इसका रीजनल लोकेशन में भी चाइना अच्छे खासी अपनी पोजीशन पे है। तो चाइना का भी देखा, चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, माओ त्से तुंग के में सोवियत मॉडल को एक्सेप्ट किया, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का अगेंस्ट हो गया। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का अगेंस्ट था, जाहिर सी बात है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का अगेंस्ट था। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट होने की वजह से इसने कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखा। लेकिन जैसे इसने अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म किया तो साथ ही क्या हुआ इसका, इसने इसकी इकोनॉमी में भी रिफॉर्म हो गया। जब इसने आइडियोलॉजी चेंज की तो इकोनॉमी में रिफॉर्म हुआ। चाइना की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, पावर है, क्या है वो ग्रोइंग इकोनॉमी। तो चाइना ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में है। ह्यूज पॉपुलेशन, सबसे बड़ी जनसंख्या इसकी अपनी है। वास्ट लैंड ऑफ मास, क्षेत्रफल में अच्छा खासा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इसके अपने खुद के। रीजनल लोकेशन है और सबसे बड़ी बात यूएनओ का परमानेंट मेंबर है, P5 का परमानेंट मेंबर है। बैकड्रॉप की बात करें वहीं पे, तो बैकड्रॉप क्या है चाइना का, कि चाइना जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहा है, बट इसकी जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इसकी इस इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, दिक्कत देती है। जैसे मैंने कल भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मान लो आपने 4 लोगों को घर में खाना बनाया है, लेकिन अब अचानक मेहमान आ जाते हैं 10 बाहर से, तो खाना तो आपने बनाया 4 लोगों का, अब 10 आ गए तो उसको कैसे खिलाएंगे। तो यही सबसे बड़ी पॉपुलेशन दिक्कत थी, पॉपुलेशन वाली, कि अगर हमारे पास जरूरत अगर 4 लोगों की, मतलब हमारे पास सामान 4 लोगों का है और आ जाए 10 लोग, तो 6 लोगों को कहां से खिलाया जाए, 10 लोगों को कहां से खिलाया जाए। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं किसी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, चाइना के लिए भी थी। तो एक तो इसका ये नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है पॉपुलेशन के मामले में। दूसरा स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, यानी कि जो इसका स्टेट था, यानी अगर बात करें कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो क्या कर रही थी, इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी। जैसे सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी, ऐसे ही कम्युनिस्ट जो पार्टी थी चाइना में, वो भी इकोनॉमी को क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी चाइना की। देन इसका था पर कैपिटल इनकम जो थी इसकी, वो बहुत लो थी, यानी कि पर कैपिटल इनकम जो भी लोगों की थी वो बहुत ज्यादा कम थी। इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी।
लेकिन अब क्या हुआ, अब चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज करनी शुरू कर दी। तो पॉलिसी क्या चेंज की इसने, ये हम देख लेते हैं। 1970s, 70s एस का मतलब हो गया कि एस 10 साल जोड़ दे, 10 साल का मतलब 1970 से लेके 1980 के बीच में चाइना ने क्या करा, अपनी पॉलिसीज को चेंज किया। अब इसने पॉलिसीज को क्या करा, चाइना ने एंड कर दिया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन। जो आइसोलेशन रखा था इसने कि भाई हम अपने यहाँ पर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब था कि भाई दायरा बना करना। इसने कहा था कि हम कम्युनिस्ट लोगों, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के देशों से ही अपना व्यापार रखेंगे, संबंध रखेंगे। लेकिन अब इसने क्या करा, आइसोलेशन को तोड़ दिया। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन हमारे अब सबके साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि हम कैपिटलिज्म के साथ नहीं कर सकते। दूसरा क्या था इसका, चाइना ने अपने रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए 1972 में। ये देखना 70 से 80 के दशक में सारा 1972 में यूएस से यानी अमेरिका से इसने क्या करा, अपने रिलेशन को इंप्रूव किया। क्या हाँ भाई अपने रिलेशन अब अमेरिका से इंप्रूव किया, अमेरिका जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में सामने आया था, तो इसलिए उसने कहा था। साथ ही इसने फोर मॉडरेशन की थी। फोर मॉडरेशन इसने 1973 में मॉडरेशन किया। और ये मॉडरेशन इसने एक एक करके किया था, स्टेप बाय स्टेप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मॉडरेशन इसने सबसे पहले किया एग्रीकल्चर में, देन इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। इसने ये 4 मॉडरेशन किए, यानी इसने धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। चाइना ने, उसको पता था कि अगर मुझे देश में अपने देश को डेवलप करना है, तरक्की करनी है और बाकी देशों के कंपैरिजन में कंपटीशन करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं सोवियत मॉडल को छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा, जैसे यूएसएसआर का हुआ था, उसका डिसइंटीग्रेट हुआ था, वैसे चाइना का भी हाल हो सकता है। तो इसलिए इसने मॉडरेशन की नीति अपना ली कि भाई मॉडरेट करेंगे, हम अब कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे, लेकिन एकदम से नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम से कोई चीज कर दो तो उसमें नुकसान तो होता ही है। तो उसने स्टेप बाय स्टेप किया। स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो पहले एग्रीकल्चर को किया, फिर इंडस्ट्री को कर दिया, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कर दिया, फिर मिलिट्री को कर दिया। तो ऐसे इसने अपना मॉडरेशन करना शुरू कर दिया। फाइनली 1978 में ओपन डोर पॉलिसी, 1978 में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब था इसने सभी देशों से कह दिया भाई आओ, अब हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है, हम सबके साथ व्यापार करेंगे, सबके साथ ओपन डोर पॉलिसी है, आओ चाइना में इन्वेस्टमेंट करो, आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो, व्यापार करो। तो ओपन डोर पॉलिसी कर दी। और ये ओपन डोर पॉलिसी जो अपनाई थी ये बनाई थी देन जिनपिंग जो वहां के प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया था, देन जिनपिंग ने। तो इसी के साथ ही चाइना क्या करने लगा, तरक्की करने लगा। और फाइनली आते आते क्या हुआ, इसने अपने आप को मतलब बहुत अच्छे से किया। और 1982 की बात करें तो 1982 में इसने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइजेशन किया और 1998 में इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन पे ले गया। 1998 में चाइना ने इंडस्ट्री को प्राइवेट किया 1998 में, 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइजेशन में धकेल दिया। साथ ही चाइना मेंबर बना डब्ल्यूटीओ का, यहां लिख देते हैं, डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना 2001 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का चाइना मेंबर बन गया 2001 में और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लीड करने लगा। फाइनली इंडिया के साथ भी इसके रिलेशन हालांकि खराब हो गए थे। ये आपको पता ही है 1962 में चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो गई थी, इसके बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हो गए थे। लेकिन फाइनली चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए 1988 में राजीव गांधी जो देश के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, इन्होंने चाइना में दौरा किया और चाइना के साथ में कुछ एग्रीमेंट किए, जैसे कल्चरल एक्सचेंज को लेकर के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, और ओपन फॉर 4 बॉर्डर को ओपन करने के लिए, बेटर रिलेशनशिप के लिए, एनर्जी के लिए और भी कई सारे डेवलपमेंट पे इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए। और फाइनली 1962 में जो हमारे रिलेशन खराब हुए थे चाइना के साथ में, वो इंप्रूव हुए 1988 से राजीव गांधी चाइना में दौरे के बाद और एग्रीमेंट के साथ। तो फाइनली अगर हम बात करें तो चाइना का जो टारगेट है, अब
चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और इकोनॉमिक हस्ती के रूप में, यानी कि एक अर्थव्यवस्था के, एक बड़ी विशाल अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आया है। और चाइना का टारगेट है कि वो 2040 यानी 2040 तक यूएसए, अमेरिका की इकोनॉमी से आगे निकल जाएगा। इसने अपने आप को टारगेट दिया है कि भाई मैं 2040 तक अमेरिका से भी कई गुना आगे चला जाऊंगा। आई होप आपको चाइना अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो को एक दो बार रिवाइज कर करके देख लीजिएगा, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। राइट, तो ये हमारा चाइना का था। अब हम चलते हैं अपना इजराइल। इजराइल हमारा नया टॉपिक है और ये पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए चाइना के इजराइल के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं इसे, ठीक है। ये नया टॉपिक आपका इजराइल ऐड हुआ है। इजराइल को अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। छोटा सा एक देश है इजराइल। अगर इजराइल की बात करें बच्चे हम, तो ये 21st सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी का एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है 21st सेंचुरी में, क्योंकि इजराइल अपने आप में बहुत एक अच्छा और पावरफुल देश माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है इसको भी समझ लेते हैं। पहले इसके थोड़ी सी ब्रीफ को जानते हैं। अगर इसके एरिया की बात करें तो टोटल 22,145 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है 22,145 किलोमीटर का। यानी इंडिया से अगर बात कर ले, इंडिया के केरल राज्य से भी छोटा है, क्योंकि केरल भी हमारा लगभग मेरे ख्याल से 35,000 किलोमीटर के आसपास का है। तो केरल से भी हमारे इंडिया के एक राज्य स्टेट है केरल, लगभग वो भी 35,000 किलोमीटर का है। तो उससे भी छोटा सा है ये 22,145 किलोमीटर का इसका पूरा किलोमीटर का जो एरिया है। और ये एकमात्र यहूदियों का देश है। यहूदी धर्म यानी यहूदी धर्म को मानने वाला एकमात्र देश सिर्फ इजराइल है। और इसने एक पॉलिसी अपनाई हुई है कि दुनिया में जिस किसी भी देश में अगर कोई यहूदी रहता है वो ऑटोमेटिक इजराइल का नागरिक माना जाएगा अगर वो इजराइल आता है। तो इंडिया की बात कर लें तो सिर्फ इंडिया के अंदर यानी भारत में ही लगभग 6,000 यहूदी लोग रहते हैं। यहूदी धर्म को मानने वाले लोग इंडिया में लगभग 6,000 के आसपास रहते हैं। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो 85 लाख 85 लाख इसकी टोटल पॉपुलेशन है इजराइल की। जिसमें से इसकी आर्मी की बात करें तो इसके पास 35 लाख यानी 35 लाख तो सिर्फ इसकी आर्मी है। अब देखो 85 लाख पॉपुलेशन है और उसमें से सिर्फ 35 लाख जो है लोग हैं वो आर्मी के अंदर हैं। ठीक है, और इसकी जो लैंग्वेज की बात करें, ये इसकी लैंग्वेज है हिब्रू। लैंग्वेज है हिब्रू कैसी होती है? हिब्रू ये लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, यानी कि यहां से ऐसे ऐसे लिखी जाती है उर्दू की तरह। तो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, उधर से इस साइड लिखी जाती है। इसकी लैंग्वेज हिब्रू है। साथ ही यहाँ पर जो है ना बच्चों को स्कूल कॉलेजेस के साथ ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं आर्मी की। और ट्रेनिंग देते समय क्या करते हैं, इजराइल का एक नियम है कि जो बॉय यानी कि जो लड़के हैं उन्हें 3 साल यानी कि 3 ईयर, और जो गर्ल है उनको 2 साल। ठीक है ना, लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल आर्मी में सर्विस करना यानी कि आर्मी में काम करना कंपलसरी कर रखा है इसमें इजराइल के अंदर। साथ ही अब इजराइल की बात करें तो इजराइल जो है अपने आप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल का कोई तोड़ ही नहीं है। अब इजराइल की थोड़ा सा और जानते हैं। इजराइल के आसपास जो रहते हैं जितने मतलब वो सब मुस्लिम कंट्री है, अरब, ईरान, मिस्र वगैरह ये सब देश हैं और सारे के सारे जो है इजराइल के दुश्मन हैं। और इतने सारे दुश्मन होने के बावजूद भी ये इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं।
फिलीपींस वगैरह साइज क्या सोचे, और ये इजराइल को कुछ नहीं बिगाड़ पाते, बल्कि वो सब चाहते हैं इजराइल को बर्बाद करना, लेकिन इजराइल ने ही उनको बर्बाद कर रखा है। कैसे? पॉपुलेशन कम है, सब कुछ कम है, उसके बावजूद भी कैसे बर्बाद कर रखा है? क्योंकि इजराइल जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 है। ये एक आधुनिक यानी कि मॉडर्न वेपन्स तैयार करता है, आधुनिक हथियार तैयार करता है, और इजराइल कई देशों को इन हथियारों को क्या करता है, बेचता भी है, सेल भी करता है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, इंडस्ट्रियल में नंबर 1 है, एग्रीकल्चर में इसका बहुत अच्छा है, इनोवेशन काम इसका बहुत बढ़िया है, और साथ ही पॉलिटिकल रिलेशन अब इसके हैं। हालांकि इसके ऊपर कई देशों ने बैन लगाया कि इसके साथ रिलेशन ना रखे, लेकिन अब इजराइल मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो यूएनओ ने इंटरफेयर किया भाई इजराइल के साथ रिलेशन इंप्रूव कीजिए। तो इंडिया के और भारत के रिलेशन जो है, इंडिया और इजराइल के रिलेशन अब अच्छे हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले खराब थे, पहले हमने रिलेशन रखे ही नहीं थे उससे, लेकिन अब हमारा इससे एग्रीमेंट वगैरह हुआ, रिलेशन वगैरह हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, मॉडर्न वेपन्स को लेकर के, तो इजराइल और इंडिया के रिलेशन ठीक है, फिर भी बन रहे हैं। और इजराइल जो है सभी विश्व के देशों को क्या कहता है, हथियार सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था इजराइल वाला, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रशिया, चाइना और इजराइल, ये हमारा जो पार्ट तीसरा था न्यू सेंटर ऑफ पावर का, फाइनली ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होगा, या तो हम यूएनओ शुरू करेंगे या फिर साउथ एशिया कंटेम्परेरी वर्ल्ड को शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। टारगेट मेरा सिर्फ यह है कि बच्चों को एजुकेटेड करना, चाहे वो मतलब जो बच्चे परेशान हैं, कोचिंग सेंटर वगैरह नहीं ज्वाइन कर पा रहे मोटी फीस की वजह से, वो सिर्फ वीडियो देखें और बार बार रिवाइज करके देखें, उन्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर भी उन बच्चों को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उनका जवाब जरूर देंगे। नोट्स वगैरह आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए आप स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।